नमस्कार। मैं राकेश परमार। तो सबसे पहले तो जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको आप अन्यथा ना लें। हाथरस में जो घटना हुआ है उसमें एक लड़की का मौत हुआ है। कारण चाहे जो हो, किसी के भी मौत को शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप मेरे हेडिंग को गलत ना लें। वो जब आगे वीडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो संकेत शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले तो एक लड़की का मौत हुआ है हाथरस में, बलरामपुर में, गाजीपुर में, यूपी के 4-5 जगह, राजस्थान में, इन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ भी किसी भी लड़की के साथ अत्याचार और व्यभिचार करके उसको मारा गया है, उन सभी के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। क्षोभ व्यक्त करता हूँ कि निर्दोष और तुरंत जांच अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं उनको उतनी ही सख्ती से सज़ा दिया गया या केस चालू किया गया जितना हाथरस से हुआ था। नेताओं का जो जमवाड़ा, मीडिया का जो कवरेज हाथरस में हुआ उतनी तेज़ी से और जगह क्यों नहीं हुआ, मुझे इस बात पर खेद है, गुस्सा है। इस बात का मैं विरोध दर्ज कराता हूँ। अब मेरा बात शुभ संकेत पर। असल में मैं शुभ संकेत क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, वो आपको बताता हूँ। आज मैं बाहर निकला 20 मार्च 2020 से मैं घरों में कैद था, अपने आप को बंद कर लिया था, मैं बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन आज मैं बाहर निकला, बाहर की हवा में सांस लिया, बाहर के लोगों से मिला, मित्रों से मिला, पत्रकारों से मिला। मैं आज कांग्रेस मुख्यालय भी गया था, आज मैं भाजपा मुख्यालय भी गया था, क्योंकि बल्क में पत्रकारों से मुलाकात वहीं होती है। हमारे कुछ जो हाथरस और आसपास महोबा के जो लोग हैं उन लोगों से टेलीफोनिक बात की, मिल करके बात किया, इन सब का निचोड़ और समाचार चैनलों पर देखा। मैं समाचार चैनल से ज़्यादा जो लोग लाइव वीडियो लगा कर देखते हैं, कई लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो लोग लाइव वीडियो दिखाते हैं, वीडियो भेजते हैं, उस सब का जो विधिवत एक्सप्लेन हुआ, जो विधिवत समझ, हाँ अमित नमस्कार भाई, शुभ आशीर्वाद, इन सब चीज़ों को देख करके मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हाथरस से शुभ संकेत आना शुरू हुआ है और ये कंटिन्यू रहा है। ये हर मामले में शुभ है, अपराध के अगेंस्ट शुभ है, राजनीति का अगेंस्ट शुभ है, जातीय संघर्ष पर एक जात के तरफ झुकाव के लिए भी शुभ है। आमतौर पर वो सब अमित, मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करो कि ये मामला तुम लोगों के स्तर का है। नौजवान लोगों पहले इसको शेयर करो ताकि तुम्हारे माध्यम से जाए। अपने कम से कम क्षत्रिय महासभा के ग्रुपों में ज़रूर करो, क्योंकि ये स्वर्ण समाज के लिए बहुत ही शुभ संकेत है और भारत के राजनीति के लिए भी बहुत शुभ संकेत है। अमित, इसको अपने ग्रुप में शेयर करो। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी देखें, आज के बाद देखें, कल बाद देखें, उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये मामला जानी चाहिए लोगों के पास कि कितना बढ़िया और क्या हो रहा है। पहला शुभ संकेत कि हाथरस के उस गांव के लोगों ने राजनीतिक पर्यटन का विरोध किया, पथराव कर दिया राजनीतिक दल के लोगों पर। वो जो आप पथराव सुन रहे थे, वो समाचार चैनलों ने आपको दिग्भ्रमित करने के लिए बताया था कि कुछ राजनीतिक पार्टी पथराव की। असल में वो पथराव ग्रामवासियों ने किया था और कहा था कि आप यहाँ पर राजनीतिक पर्यटन के लिए ना आए। लड़की के इंसाफ की बात है, वो जांच चालू है। आप हमारे गांव को सांप्रदायिक या जातीय आग में ना करें। हम बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं और आज तक यहाँ पर कभी जातीय संघर्ष हुआ ही नहीं। ये बड़ा शुभ संकेत है कि गांव के लोग गिद्धों को पहचान लिए। हमारे गांव में भी जो कौआ हुआ खेत बगीचे में बैठ जाता तो हम लोग पत्थर मार के भगाते थे, लेकिन ये महागिद्ध है, ये तो प्लास्टिक वाले कीड़े, साले मरेंगे तो है नहीं, तेजाब डालो तब भी। इन गाय बहुत लंबी है, बहुत मतलब अव्वल दर्जे के बेशरम होते हैं, इनको लात मार के भगाओगे फिर भी ये जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। तो ये नेता जब इस बात को समझेगा कि यार मेरे चीज़ का विरोध होने लगा, तो वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको विरोध नहीं चाहिए, उसे तो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहिए। अब जब आप बेवकूफ़े नहीं बनेंगे, आपको समझ आ जाएगी, तो वो कहेगा कि यार ये लोग तो समझने लगे हैं, तो फिर छोड़ो, कहेंगे दिमाग खराब करना, टाइम खराब करना, तो वो नहीं करेगा। और नेता को ये समझाना आम जनता का काम है। अगर जनता उसको समझा दे तो नेता समझ जाएगा, और अगर नेता समझ जाए कि जनता समझने लगी तो ये ऊल जोलू बेमतलब की हरकतें नहीं करेगा। क्योंकि मान लीजिए कि आपको किसी बालिका के साथ व्यभिचार का दुख है, बिल्कुल दुख होना चाहिए। हर जो भी आदमी है जो, हाँ संजय पांडे नमस्कार,
जो भी आदमी अगर स्वस्थ मानसिकता का है, जो उसका दिमाग स्वस्थ और साफ है, वो इस बात का विरोध करेगा कि भाई किसी भी लड़की के साथ बलात्कार जैसा घिनौना काम तो हो ही ना। लेकिन बलात्कार बलरामपुर में भी हुआ था, उस पर भी तो दुख होना चाहिए। अगर आपको हाथरस में दुख है और बलरामपुर में दुख नहीं है, मतलब आप सेलेक्टिव आदमी हैं, आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश में बलात्कार में तकलीफ है और राजस्थान में बलात्कार हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं कह रहा है कि बलात्कार नहीं है, लड़की घूमने गई थी और वहां पर कांड करवा ली। इतनी मतलब बेशर्मी से बयान चुना हुआ सीट का मुख्यमंत्री दे रहा है, इससे ज़्यादा शर्म की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इस विषय पर आप सबको सोचना पड़ेगा। तो अब जब ये बात का होगा तो लोग तो विरोध करेंगे। हाथरस वाले लोग यही तो कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ किस लिए आए हो, राजनीतिक रोटी सेकने। हम स्वयं गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि अपराधी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बड़ा बहुत बढ़िया टैग लाइन है, मतलब इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। एक चैनल ने भी गांव के हर वर्ग के आदमी के मुंह में के अपने मतलब की चीज निकलवाना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि किसी गांव वाले ने उसके मतलब की बातें नहीं बोला। बड़ा मजबूरी था उसका। पूछा जगह, हाँ जी कुछ लोग बदनामी कर रहे हैं आपका, बोला ना जी देखिए दोषी को सजा मिले। वो ये नहीं कर रहा कि जो जेल में गया वही दोषी है, जो दोषी है उसको सजा मिले। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे जो बात मुझे शुभ लगा वो शुभ लगा कि पहली बार स्वर्ण समाज अपने हक के लिए खड़ा हुआ है कि आप मेरे साथ नाजायज कर रहे हो तो मैं आपके विरुद्ध खड़ा होऊंगा। आमतौर पर स्वर्ण समाज, क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार बनिया कहते थे कि कोई बात नहीं, नेता है ना, दबा दिया तो दबा दिया। हम स्वर्ण समाज के लोग कभी भी विरोध नहीं किए। पहला बार हुआ है कि हाथरस में स्वर्ण समाज के लोगों ने पंचायत बैठा दिया कि हमारे बच्चों को निर्दोष फंसाया गया, इनको फंसाया ना जाए। अब देखिए हम दिल्ली में बैठे, बलिया छपरा, आदरणीय प्रेमचंद्र द्विवेदी जी नागपुर में बैठे, कैसे जानेंगे वहां पर असल में था क्या। आप दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगा के भाई आखिर वो लड़की बाजरे के सूखी खेत में कौन सी घास काटने गई थी, क्योंकि हम लोग गाँव में रहे हैं, खेती देखे हैं, गेहूं चना घास उगता है। जब वो बड़ा हो जाता है ना, बड़ा, तो उसके नीचे घास तो सूख जाएगा, क्योंकि छाया नीचे आता, मतलब धूप नीचे आता नहीं, और धूप नीचे नहीं आएगा तो घास उत्पन्न नहीं होगा। और बाजरे की जो तनाएं होती है वो सूखती चली होता है, उसमें घास तो होता नहीं। तो बाजरे के खेत में कौन सी घास काट रही थी। दूसरा ये था कि अगर मान लीजिए को घास काट रहे, घास में दराती था और कोई आदमी आप पर हमला कर दिया, तो दराती का कहीं कोई वार तो अपराधियों पर होती नहीं भाई, कहीं कोई हाथ पाँव में लगता ना, कहीं छीलता, कहीं नुकसान होता, कहीं रगड़ में कुछ ऐसे वैसे कुछ होता ना, कहीं कुछ नहीं है, कहीं निशान नहीं है। तो ये किस तरह का आपके साथ हुआ घटना कि कहीं कोई निशान उसके ऊपर नहीं है, ये लोगों का तो प्रश्न बनता है ना भाई, लोग पूछेंगे। दूसरा, अब आज समझ में आया, बड़ा स्पष्ट हो गया कि लड़की के परिवार सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहते। क्योंकि अभी ताजा समाचार में आपने देखा हो ना कि सुशांत मर्डर केस में सीबीआई की जांच में ये सारे अफीमची पकड़े गए। 4-5 साल पहले उन लोगों ने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर चैट बातचीत करके डिलीट कर दिया था। कितने लोगों ने मोबाइल फेंक दिया था, मोबाइल फेंक दिया, जला दिया, डिलीट कर रहे, तब भी उनकी कन्वर्सेशन आ गए कि भाई माल पड़ा है क्या, माल पड़ा है तो मैं बांद्रा में हूँ तो वहाँ भेज दे। वो सारे जेल गए, सब पर इंक्वायरी चालू होगी। ये वो लोग सब टीवी देख रहे हैं, क्योंकि आजकल टीवी सब देख रहा है, नहीं है तो व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया से सब अपडेट है। तो वो कह रहे हैं ना बाबा ना, सीबीआई जांच ना हो, नहीं तो सीबीआई जांच होगी तो जो मेरे लड़की और लड़के के बीच में मोबाइल पर कन्वर्सेशन हुआ वो भी लीक हो जाएगा, वो वीडियो जो है वो सब लीक हो जाएगा। आज एक सीडीआर रिलीज हुई है, दिल्ली पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने रिलीज किया है। उसमें 2019-20 का भी हुआ है, अभी 1 ही साल का हुआ है। सैकड़ों बार महीने में बात हुआ है लड़के लड़की को, और लंबी लंबी बात हुई है। और वो जो मोबाइल नंबर है वो एक मोबाइल लड़की के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, दूसरे लड़की के भाभी के नाम पर रजिस्टर्ड है, तीसरा लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब भाई, भाभी और लड़की तीनों से उसने लगातार फ्रिक्वेंट बात किया है। जो कहा जा रहा था कि 15 साल पुराना रंजिश है, उसके बाप ने हमारे बाबा का सर फोड़ दिया था, तो सर फोड़ दिया होगा ये सत्य है, लेकिन वो 15 साल नहीं है तो 19-20 में है, जहाँ सैकड़ों बार बात हो रहा है। तो क्या आप मोबाइल पर बात कर रहे थे कि आपने मेरे दादाजी के साथ कैसे फोड़ा, उस वक्त आपको कैसा लगा, जब सर फोड़े में खून निकला तो कितना ग्राम निकला। जैसा समाचार का देखिए, 1 मिनट हमारे मिस्टर संवाददाता, हाँ मिस्टर बेकार पत्रकार क्या कर रहे हैं आप जी, मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ खून टपक रहा है। ये देखिए पहली बार आपके चैनल पर टपकता हुआ खून लाल है, आप ही के चैनल पर। अबे लाल ही खून होता है तेरे चैनल पर या मेरे चैनल पर हो। तो क्या आप ये बात कर रहे थे कि जब दादाजी का सर फोड़ा उस वक्त कौन सा रंग का खून गिर रहा था।
या आपने कौन से हथियार से मारा, कैसा सर, ये बातें हो रही थी। कम से कम सैकड़ों बार तो इस तरह की बातें नहीं हो सकती। और जो दुश्मन है उससे किस तरह की बात, मेरा कोई दुश्मन होगा, अगर प्रेमनंद दीदी जी हैं मेरे को आशीर्वाद देते, उनको प्रणाम करता हूँ, अगर मेरी उनसे दुश्मनी हो जाए तो मैं क्या को फोन करूंगा उनको भाई, वो भी सैकड़ों बार। एक बार मैं गाली उली धमकाने देने को फोन करूंगा कि तुमने मेरे को रहा था, मैं गोली मार दूंगा, फलाना करूंगा। धमकाने के लिए मैं फोन कर सकता हूँ, धमकी देने के लिए, या बदला लूंगा, फलाना करूंगा। रोज रोज 3-3, 4-4 बार किस बात का फोन करूंगा? क्या फ्रिक्शन उनको धमकाने के लिए फोन करूंगा? और अगर ऐसा करूंगा तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं किया कि एक आदमी बार बार फोन पर धमकी दे रहा है? क्योंकि समझ तो उनको पहले भी डेवलप थी। ये लोग तो हमेशा समझदार होते हैं और समझ तो इनको डेवलप रहती है। ये सब चीज़ पर भी चर्चा हो। पहली बार उस गांव से शुभ संकेत आया है कि लोग खड़े हुए हैं कि भाई मेरा लड़का निर्दोष फंसाया गया है, इस तरह की बात। एक समाचार चैनल पर उसके माँ को पूछा गया कि काम करिए, आप ये बताइएगा कि पहले आप बयान बदली कि पहले लड़की बेहोश थी, बताई नहीं, और जवान काट दिया था, खून बह रहा था, जबकि जो चेहरे का वीडियो आया था ना उसमें कहीं चेहरे पर खून नहीं था, उसके हाथ पांव में था, चेहरे पर खून का निशान नहीं था। और जबान कट के बाहर फेंका जाएगा तो आदमी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जबान ही बोला जाता है। राघवेंद्र प्रताप सिंह, हाँ राघवेंद्र जी नमस्कार। राघवेंद्र जी अगर आप मेरे बात से सहमत हो तो कृपया इस वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि पहली बार स्वर्ण समाज अपने किसी आदमी के लिए विरोध किया है, आज तक नहीं हुआ था। अगर जिस तरह से हाथरस कांड में स्वर्ण समाज ने पंचायत खड़ा कर दिया, उसके सामने राजनीतिक दलों के मुकाबले पंचायत खड़ा कर दिया कि भाई आप उसके पक्ष से खड़ा रहे, मैं अपने बच्चों के पक्ष खड़ा रहूंगा। अगर इतनी तत्परता स्वर्ण समाज पहले दिखाया होता तो नरेंद्र मोदी ST आयोग रिपोर्ट को और कड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उन्होंने इसलिए ये हिम्मत जुटाया कि भाई ST में पहले होता था कि एक सक्षम अधिकारी जांच कर ले कि वाकई राकेश परमार ने उसको जाति सूचक कहा था कि नहीं। उन्होंने कहा छोड़ी जरूरत ही नहीं है, उसने मन में सोच लिया और ये जेल जाएंगे, 6 महीने के बाद इन पर चर्चा होगा, पहले 6 महीना जेल में छोड़ो ताकि तुम्हारी मनोबल डाउन हो। वो इसलिए किया था कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग एक छत्र वोट देते हैं और एक जगह वोट देते हैं, वोट देने के दिन वो त्यौहार मनाते हैं। और हम स्वर्ण समाज के लोग अगर आदरणीय प्रेमनंद दीदी को कोई गाली दे रहे तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो पंडित जी को गरिया रहे, हमको तो नहीं गरिया रहा है। अगर कोई राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को कोई गाली दे रहा है तो मैं चलो हमको नहीं दे रहा, अच्छा है राघवेंद्र गाली, बड़ा चौड़ा होकर घूमते थे। हमारे यहाँ हमारे समाज में बड़ा साफ, मैं बिना क्षमा मांगे बिना लाग लपेट के कह रहा हूँ कि हमारा समाज ऐसा हो गया था कि अगर राघवेंद्र जी को कोई गाली दे रहा है तो मुझे खुशी होती थी, अगर आदरणीय प्रेमनंद दीदी को कोई अपमान कर रहा था मुझे अच्छा लगता था, चलो वो अपमानित हो रहे हैं, हमको तो नहीं हो रहा है। और बाद में हमको होता था तो वो कहते थे कि यार चलो अच्छा हुआ परमार रोज आके 10 बजे फेसबुक बकवास करता है, अच्छा हुआ आज उसको फलाने वाले ने गाली दिया है, हम इसी में खुश होते थे। पहली बार हाथरस ये शुभ संकेत आया है कि स्वर्ण समाज के लोग वहाँ खड़े हुए हैं कि हमारे लड़कों को निर्दोष फंसाया गया। मैं ये नहीं जानता कोई लड़के दोषी हैं कि निर्दोष है, पहले मैं स्पष्ट कर दूँ। मेरे को CBI ने नहीं आके बताया कि मैंने प्राइम FAC जांच चालू करके देखा वो लड़के निर्दोष है, ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP ने मेरे को फ़ोन किया। मैं ये कह रहा हूँ कि दोषी है या निर्दोष है, जांच हो। जो लोग मांग कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं कि भाई निर्दोष आदमी फंसना नहीं चाहिए, दोषी आदमी बचना चाहिए। बड़ा बढ़िया टैगलाइन है, इतना सुंदर उन लोगों ने बोला है पंचायत में। दूसरा क्या है कि एक चैनल पर पूरी गांव की जो पंचायत है उसका रिपोर्टिंग दिखाया, सब बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब दिखाया। उन्होंने दिखाया उसमें से सभी जाति के लोग थे, सब मतलब जिस समाज की लड़की थी उस समाज के भी लोग थे। उन्होंने कहा कि जी हमको तो, हम एक लड़का बोला जी, मैं लड़का नहीं है बुजुर्ग आदमी बोला जी मैं तो 70-75 साल का हो गया हूँ, इस गांव से तो मैं कभी बाहर गया नहीं, हम तो गांव में गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमें तो आज तक ना तो किसी मंदिर में जाने से रोका गया, ना किसी मस्जिद में जाने से रोका गया, ना ही हमको कहीं किसी के दरवाजे पे जाने से रोका गया। मतलब यहाँ जातीय विद्वेष तो है नहीं। ये पहली बार लोग यहाँ जाति, दलित की बेटी, हम तो भूल गए थे कि हम दलित की बेटी हैं जी। हमारे यहाँ तो कभी, क्योंकि हम लोग तो 4 ही घर हैं यहाँ पर, और पूरा क्षत्रिय और ब्राह्मणों से बड़ा मोहल्ला है जिसमें क्षत्रिय ज़्यादा है। आज तक तो किसी ठाकुर साहब ने हमको अपने घर जाने से, दरवाजे में बैठने से रोका ही नहीं। हमारे तो यारी दोस्ती मित्रता उनसे है। कहा तो जाता था कि वो लड़के और लड़की की भी मित्रता थी, ये मोबाइल के टॉक से पता चलता है। अब ये यहाँ पर जातीय उन्माद फैला करके राजनीति सीखने वाले लोग दलित की बेटी चिल्लाने लग रहे हैं। वहाँ पर तो कम से कम ऐसा नहीं था।
तो अगर इस बात पर गांव वाले लोग ये कह रहे हैं और वो लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों को पथराव कर रहे हैं कि भाई तुम लोग यहाँ सेकने मत आओ, ये बड़ा शुभ संकेत है। क्योंकि राजनीतिक दलों को जैसे पता चलेगा कि हमारी कलई खुल गई है, लोग समझने लगे हैं, तो वो कोई और मुद्दा पर तलाशेंगे या हो सकता है बढ़िया मुद्दा को करें। एक आदमी फटा पुराना कपड़े, मैं किसी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं पहले उनको प्रणाम करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँ कि फटा पुराना कपड़ा मतलब वो गरीब है, वो कोई हीन भाव नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो आदर की योग है। उम्र उनका 55-60 होगा। जैसे अब हम लोग शहर में हैं तो थोड़ा ठीक ठाक कपड़ा पहने हैं तो हमारा थोड़ा ठीक देख रहे हैं। गांव में ही जो हमारे भाई लोग हैं वो देखने में ऐसा लगता है जैसे हमारे से 20 साल बड़े हैं। तो लग रहा था कि 65-66 के होंगे, 60-65 के। फटे पुराने कपड़े गांव में लोग, हम लोग भी गंजी उंजी फटी होती तो गांव में पहन लेते, अब दिल्ली में थोड़ा नहीं पहनते हैं, तो उनका फटा उटा कपड़ा। उन्होंने एक बड़ा बढ़िया बात कहा कि देखो जी, लड़की का बलरामपुर में भी बलात्कार हुआ है और उस लड़की को भी रातें में जलाया गया है। लेकिन सिर्फ यहाँ की लड़की पर बवाल क्यों? वो भी लड़की दलित थी, ये भी लड़की दलित है, वो भी उसी बिरादरी के थे। जिस लड़की बिरादरी के बहन को, वो भी तो हमारे ही बिरादरी के थी। तो वो लड़की नहीं थी, वो हमारी बिरादरी नहीं थी, काहे उस पर नहीं हो रहा है? तो एक बगल वाला कहा कि जो इसलिए नहीं हो रहा है कि वो जो जलाया गया है, वो जो बलात्कार किया वो मुसलमान है, और यहाँ जो जिस पर आरोप है वो हिंदू है और क्षत्रिय है। तो बोला कि अच्छा, तो अगर मुसलमान बलात्कार करेगा तो नेताजी नहीं बोलेंगे? कितना बढ़िया वो बात किया। मुझे मालूम नहीं को पढ़े लिखे आदमी है कि नहीं है, कैसा आदमी, कितना शानदार और मजेदार बात किया कि मतलब अगर दलित के बेटी को मुसलमान बलात्कार करेगा तो वो घटना नहीं है, उस पर विरोध नहीं हो सकता। और अगर क्षत्रिय बलात्कार कर दे, अगर ये माना जाए कि बलात्कार किया है, तो अभी तक के प्राइमा फेसिस से पता चला है कि उसने बलात्कार नहीं किया है, ऐसा कोई घटना हुई नहीं है, उनको निर्दोष फंसाया गया है, ऐसा प्राइमा फेसा लग रहा है। क्योंकि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग पर कह रहा है कि नहीं चाहिए, नार्को टेस्ट की जांच पर कह रहा है कि नहीं चाहिए। पहला वाहिद केस है जिसमें पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमको जांच नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट से ही जांच चाहिए सिर्फ। और ये पता बड़े सिपाही आएगा। फिर एक राजनीतिक बयान जारी हुआ कि जो लड़की की छीन करके जला दिया गया, वो जांच कैसे करेंगे? उस कमअकल इंसान को पूछना चाहिए कि भाई बलरामपुर में भी तो छीन के ही जलाया, उसको कैसे करेंगे? भाई वो तेरी बेटी नहीं थी, वो भी तो दलित की ही बेटी थी। लेकिन अब लोग पूछने लगे हैं, और बलरामपुर के भी एक रिपोर्टिंग आई है और बलरामपुर के भी एक दलित लोगों ने कहा है, लेकिन समाचार चैनल उसको नहीं दिखाए, क्योंकि समाचार चैनल वालों को हाथरस में भेजा गया, बलरामपुर में कह के भेजा गया है। बलरामपुर में कहा गया है कि बलरामपुर में मत जाना, आपको हाथरस में जाना है, क्योंकि हाथरस में मसाला है, हाथरस में जातीय विद्वेष फैलाने की स्कोप है। अब आते हैं वहां पर क्या मसाला है। असल में क्या है कि पीएफआई की फंडिंग दिल्ली दंगे के लिए जिम्मेवार थी और ये जांच से पता चल गया है। वही पीएफआई उस दंगे में भी फंडिंग कर रही थी, वहां भी उसी ने अपने सारे साजिश के तार जले थे। अब पीएफआई वाले को तो ये बड़ा मुफीद लगता है कि भाई यहाँ पर हिंदू आपस में लड़ रहा है, क्योंकि कई विदेशी ताकतें हमारे देश में हिंदुओं को तोड़ने पर लगे हुए हैं। क्योंकि भारत में एक हिंदू ही है जिससे टूट नहीं रहा है, ये देश खंड खंड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है। तो राजनीतिक दलों को सबसे पहले विदेशी केजीवाई फेजीवाई फलाना ढिमाका, वो सबके लोग हमारे राजनीति के बड़े बड़े नेताओं को पैसा दिया। ये जितनी जाती, कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, उन सब लोगों ने जातीय संघर्ष को सिर्फ वोट के लिए नहीं फैलाया। विदेशी कंपनियां, विदेशी जांच, मतलब विदेशी जैसा हमारा राह होता है उसी तरह से केजीबी केजीवाई वो सब किसी का नाम रखना ठीक नहीं है। हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अफसरों का उनके एजेंट होने का इल्जाम लगा है और कई लोगों में प्रमाणित भी हुआ है और कई लोग जांच के घेरे में भी आए हैं। लेकिन हमारे देश में जांच की यहाँ जैसे किसी बड़े आदमी के यहाँ बैठती है, मुड़ जाता है जांच। गाड़ियाँ से जा रही है, आगे लाल बत्ती है, बाएं तरफ मुड़ गया। उसी तरह से अगर जांच जा रहे हैं, सामने कोई बड़ा आदमी दिखता है तो जांच डाइवर्ट हो जाता है। ये बहुत पहले से ये चल रहा है, तो वो जांच डाइवर्ट हुई। तो जातीय संघर्ष में तोड़ने में वो लोग सब सफल हो गए। अब आज के तारीख में है क्या कि आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी अगर मुझे कहीं मिलेंगे तो नेता कहेंगे कि राकेश परमार जी भैया, प्रेम नारायण द्विवेदी, हाँ भैया, हाँ भैया, प्रेम नारायण द्विवेदी जी भैया, बेवकूफ होगा, मैंने द्विवेदी अपने पंडित ना,
हाँ भैया पंडित। तो फिर हाँ कहाँ से हुआ? हमें तो मतलब कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं अपना आदमी। अब बस नेताजी ने कील ठोक दिया मेरे दिमाग में। अब आदरणीय प्रेम निवास दीदी जी मेरे को दूध पिलाएंगे ना बादाम डाल करके, तो कहूँगा जहर तो नहीं है ना, दूध दे रहा है। तो नेता कहेगा नहीं 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 जहर नहीं है, द्विवेदी जितने बेवकूफ नहीं कि तुमको जहर देंगे, वो कोलेस्ट्रोल बढ़ा के हार्ट फेल करवाएगा तुम्हारा, तुम समझ नहीं रहे हो। बोलो हाँ यार 50 के बाद तो दूध पीने में कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, द्विवेदी जी मेरे को इसीलिए दूध दे रहे हैं। हमें बोला अगर द्विवेदी जी ने छाछ दे दिया तो सर्दी में मरेगा, बेवकूफ होगा, दूध दे सकते थे ना, तुमको पता है दूध कितना फायदा है। तो मैं बोला अगर छाछ दे तो भी गलत है और दूध, हाँ इसलिए को ब्राह्मण है तुम क्षत्रिय हो। अब मेरे दिमाग में बैठ गया, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, पश्चिम से सूरज उग जाए, प्रेम नारायण दीदी जी मेरा हो ही नहीं सकता। ये तो नेताओं ने बना दिया है, दलित को इसी तरह से बना दिया कि ये सुनो ये क्षत्रिय लोग हैं, तुमको सता है, कब सता है मालूम नहीं है, कहाँ सता है मालूम, वो कोरोना की तरह होता समय दिखता नहीं है। मतलब कोरोना काल में कोरोना तुमने देखा नहीं है, मेरे को हुआ था पॉजिटिव आ गया हूँ, किधर है पॉजिटिव, वो लोग देख रहे हैं, मतलब कोरोना की तरह से है कि हो रहा है लोग दिख नहीं रहा है। उसी तरह से वो जो लोग नेता लोगों को समझाने में सफल हो गए कि ये जो स्वर्ण समाज के लोग हैं तुमको सताए हैं, कब सताए हैं ये नहीं बताएंगे, मतलब कब सताया, किस तरह सताया, किस रूप में सताए ये नहीं बताएंगे, सताए हैं और ये निर्मूल लोग कहेंगे हाँ जी सताए हैं। इतनी बारीकी से इसी बात का तो उन लोगों को पीएचडी हासिल है, इसी बात की तो पड़कता हासिल कर, हाँ ठीक कर रहा है, नेताजी ने कहा तो ठीक। अब हम वैसे भी क्षत्रिय ब्राह्मण दलित फलित और निचली, अब वो छोड़िए, अब हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर बिहारी और पूर्वांचल का झगड़ा है, यहाँ लोकल कहते हैं तो बिहारी है, महाराष्ट्र में बॉम्बे में कहते हैं कि भैया है। अब वहाँ पर जातीय के अलावा पूरा पश्चिम हो गया। अब हम गांव में प्रधानी होते हैं तो बबुआ टोला भैया टोला में झगड़ा है, तुमको जानते हो प्रधान जी बाबू टोला का, हाँ और तुम भैया टोला के हो, हाँ तो प्रधानी भैया टोला नहीं चाहिए ना, हाँ तुम्हारे चाचा को खड़ा कर रहे हैं, ये बड़ा दिक्कत की बात आ गई भैया, चाचा जी को खड़ा कर रहे, वो कौन से बरता था। अनिल कुमार साहब कहकर कि यार ये लाड में केले की पॉलिसी और माठ इतिहास है, जो लाड में केले की पॉलिसी है वो तो हमारी संस्कृति को नाश करने के लिए हुआ था कुमार श्रीकांत साहब, जातीय विद्वेष तो हमारे नेताओं ने फैलाया। मैकाले के सिद्धांत कहाँ लिखा था कि दलित अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा पंडित अंग्रेजी पढ़ेगा, मैकाले ने ये नहीं कहा था जहां तक मुझे मालूम है, अगर आप कहें तो बोलिए, आपको कैमरा पर लेता हूँ, आप तो विद्वान आदमी, आप इस बात को समझे। उम्दा विचार, हाँ अमित भाई नमस्कार। ऐसा है कुमार श्रीकांत साहब, मैकाले को लगा कि हमारे देश में गरीब कोई नहीं है, सब शिक्षित हैं, सबके पास समझ है, तो उन्होंने बोला कि भाई इनको अंग्रेजियत में बांट बनाओ, और उसने हमारी शिक्षा पद्धति को नाश कर दिया। लेकिन मैकाले ने कहाँ लिखा था कि राकेश सिंह परमार क्षत्रिय अंग्रेजी पढ़ेंगे और कुमार श्रीकांत जी पंडित है तो अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, कहाँ लिखा है कि ये पंडित इनको संस्कृत पढ़े। मेरे ख्याल से शायद मैं आपकी इतना समझ नहीं हूँ, आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक चैनल चलाते हैं, आप उस पर बड़ा बढ़िया विश्लेषण करते और करवाते हैं लोगों से, तो लेकिन मेरे को बताइए कि मैकाले ने जातीय संघर्ष कहाँ पैदा किया, जातीय संघर्ष में नेता पैदा किए जहाँ से आरक्षण आया। भाई जातीय वो तो आपने तो अपने चैनल पर गांधी जी का व्याख्या किया ही था, तो आरक्षण वहीं से ना आया भाई, इंग्लैंड से ना आरक्षण आया, तो जो आरक्षण के श्रेय जिनको जाता है वो भी भाई इंग्लैंड में आए थे भाई, तो वहीं से भेजे गए थे कह करके यहाँ पर आरक्षण लगा दो ताकि प्रतिभा मरे, और जो प्रतिभा छटपटा के जाए वो सुंदर पिचाई बन करके अमेरिका में जाए, और सुंदर पिचाई यहीं का है ना, सिंधु इंदिरा नूई सब लोग यहीं से लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण की वजह से उनको दम घुट रहा, आगे नहीं जा रहे। खैर मामला दूसरे तो ड्रिल हो जाएगा। मैं आज सिर्फ एक बात पर हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने अपना हक मांगना चालू कर दिया। अगर इसी तरह का एक कप पहले होता, मैं दावे के साथ रहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ST आयोग को और मजबूत और क्षत्रिय और स्वर्ण समाज के लिए इतना विरोधी नहीं बना पाते, क्योंकि उनको लगता है कि लोग विरोध करना चालू कर दिए हैं, और नरेंद्र मोदी की खुफिया एजेंसियां उसको बता रही होंगी कि आज पहली बार स्वर्ण समाज पंचायत किया है कि हमारे बच्चों को निर्दोष फंसाया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने कभी विरोध ही नहीं किया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेता लोग जो वहां पर गए हैं उनको वहां पर जूतियां मिली है, लात मिला है, उनके ऊपर जूते चप्पल फेंके गए हैं। मेरे पास एक फेसबुक लाइव है, मैं लिंक शेयर करूंगा, गांव के लोगों ने उनको पथराव कर दिया, और समाचार करके देखिए सापा के गुंडों ने पथराव किया, पथराव सपा के गुंडों ने भी किया था, लेकिन गांव वालों ने उनको भगाया था, तब जाकर के पथराव हुआ।
मतलब समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो वहाँ लोग भड़क गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो भी 2-4 कुनवा था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हाथरस उत्तरस में ही है। अब वो सब उनको देख के भड़क गए कि साला सबसे पहले जातिवादी दंगा तो ये लोग करते हैं, और आज ये आ गए हैं, तो जाकर के हुआ। आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब ने मुझे मार्गदर्शन किया, उनको फिर प्रेमनाथ द्विवेदी का, पहले श्रीकांत साहब को पढ़ो। श्रीकांत साहब ने कहा कि भारत के जातीय समीकरण को ले मेन गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, इतिहासकारों की जान। देखिए, जातीय संघर्ष जहां तक मुझे मालूम है, पहले आपकी बात को याद है प्रेमनाथ जी, आपको पहले करो, गलत तरीके से कहां पेश किया गया कुमार श्रीकांत साहब? अभी आया हुआ है रामविलास पासवान, जातीय आदमी है, दलित समाज का है और सुरक्षित से चुनाव लड़ते हैं। रामविलास पासवान को अगर उनकी जाति सूचक शब्द कह दिया जाए तो उनको सम्मान होगा कि अपमान होगा? वो तो कह रहे हैं कि मैं दलित हूं। मायावती तो कह रही है अपने आप को कि मैं दलित की बेटी हूं, तुम्हारी बहन हूं। अब मायावती को किस लिए सुरक्षित सीट और जाति किस लिए दिया गया? देखो, वो एक मेरे गांव का दलित आदमी है जो डर के हमारे गांव से बाहर नहीं निकल रहा है, वो अनपढ़ है, समझदार नहीं है, तो बोला गया कि भाई ऐसे लोगों को एक सुरक्षित स्थान दो जहां इन्हीं में मुकाबला हो, कोई मजबूत आदमी आ जाए ना। अब बताओ, रामविलास पासवान मुकाबले में है, उनके मुकाबले में तो कोई उस मुकाबले में है नहीं, तो कैसे मुकाबला बराबर का हुआ? हमारे संविधान निर्माताओं ने यही तो चाहा नहीं था कि रामविलास पासवान जैसा आदमी जाए जो 5 लाख से जीतता है। उसके बाद अब उनके पार्टी का उनका बेटा चिरागे पासवान होनहार है और कोई है नहीं। जातीय संघर्ष सामाजिक न्याय का मतलब ये थोड़ा है कि लालू यादव चारा घोटाले में जेल चले जाएंगे तो उनका 9वीं में 9 बार फिर बेटा मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा। जातीय संघर्ष यही है, मतलब राष्ट्रीय जनता दल में यादव अगर है तो यादव में तेजस्वी और तेज प्रताप से पढ़ा लिखा विद्वान समझदार होशियार कोई और है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ये तो बड़ा अफसोस की बात है कि भाई एक ऐसी पार्टी है जिसमें सारे 9वीं के 9 बार फेले हैं। मान लेता हूं कि वहां पर मनोज झा नहीं है, रघुनाथ झा नहीं है, वहां पर झा साहब है ना भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है तब उनकी विद्वता में क्या प्रश्न भाई? वो झोला लेकर के खड़े हैं लालू प्रसाद के बेटे का। ये कहां लिखा था भाई? जातीय संघर्ष में बनाया गया, चुनाव के लिए कहा गया था कि भाई आप ये है। अब देखते हैं कि आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी साहब ने क्या कहा है। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी साहब ने कहा है, कृपया आप और कुमार श्रीकांत जी समय समय पर हाथरस के सच को राष्ट्र को अवगत कराते रहें, अन्य कोई भी भरोसे लायक नहीं है। कुमार श्रीकांत जी का 5 बजे आता है। हम लोग तो महात्मा गांधी आप लोग कहते हैं, मेरे लिए तो मोहनदास करमचंद गांधी के विश्व से सामना करा दिया था लोगों को, 2 दिन उसी पर चला। और अगर कुमार श्रीकांत साहब मेरी मानेंगे तो मैंने कहा है कि भाई 2-3 हफ्ता 5 बजे आप आइएगा हमको आशीर्वाद देने के लिए। सत्यनिष्ठी भारत को आप तो देखते भी, आपने तो मेरा पोस्ट शेयर भी किया था जो मैं सत्यनिष्ठी भारत का किया था, तो वो गांधी जी पर चलेगा। हमने हाथरस पर भी किया है और करते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो कल करेंगे। अनाउंस कर देता हूँ कुमार श्रीकांत जी, कल करते हैं 5 बजे हाथरस में पीएफआई और उन लोगों के दंगे और आशंका पर प्रेमनाथ द्विवेदी का आदेश को माना। 5 बजे शाम को आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी जुड़िएगा। मैं अपने फेसबुक से उसको शेयर करूंगा। मेरा वॉच पार्टी भी चलता है, मतलब मेरे पर भी लाइव आता है, मेरे इस राकेश सिंह पर, हमारे पूर्वांचल समाज पर भी आता है, मेरे भोजपुरी समाज पर भी आता है। आइएगा, आपका आदेश मान लिया। हाथरस केस को कल उठाते हैं और पत्रकारों के साथ, जिसमें एक कुमार श्रीकांत जी तो है ही नहीं का चैनल ही है। यार लिंक दो, कौन है बात का लिंक दो भाई। अच्छा, इसका ओहो सॉरी, आपको इसमें बुला लेता, इसमें आइए, इसको मैं बुलाता हूं, आप इस पर आइए, क्योंकि लिंक में नहीं आएगा। आप इस पर रिक्वेस्ट, इस पर आइए, आगे पे आइए, इस पर आइए, आपको मैंने भेज दिया है। अब आवाज मेरी थोड़ा दब गई होगी, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूं, क्योंकि जब लिंक जाता है थोड़ी आवाज दब जाती है। तब तक मैं बोलूं, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, कल 5 बजे हम इस विषय पर सत्यनिष्ठी भारत के चैनल पर हाथरस कांड का खुलासा करूंगा। मैं हूँगा, कुमार श्रीकांत साहब का ही चैनल है, वो एंकरिंग करते हैं, आपने देखा है। और हमारे साथ और भी 2-3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल होगा। हमको अच्छा डिक्लाइन कर दिया आपने, कोई बात नहीं, डिक्लाइन कर दिया। असल में मुझे पहले पता होता तो मैं लिंक बनाता। अब लाइव में बस आपको इसी में बुलाया जा सकता है, फेसबुक लाइव पर एक आदमी आ सकता है। हम नहीं आए तो कोई बात नहीं है।
5 बजे करते हैं ना कल? कल 5 बजे मैंने बोल दिया है कुमार श्रीकांत साहब, आप नीचे लिखिए कि हाँ कि ना आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी का आदेश है कि कल इसी मुद्दे पर 5 बजे करते हैं आपके सत्यनसी भारत पर, जो मेरे फेसबुक पर भी लाइव होगा। ओ समय ज्यादा हो रहा है मित्रों, मैं फिर से शुरुआत में भी कहा था कि किसी का भी हत्या, वही व्यभिचार के साथ हत्या, उतनी विभत्स हत्या कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता, लड़की चाहे किसकी भी हो। मैं यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। मेरे लिए बलरामपुर की वो लड़की भी उतनी ही प्रिय है जितना ये हाथरस वाली है, उतने यूपी का और 3-4 जगह की है, राजस्थान की है। मैं उत्तर प्रदेश के उन नेताओं के उस बिगड़े बोल का भी विरोध करता हूं जिन्होंने बेशर पर की बातें की। राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी उस बात का विरोध करता हूं कि नहीं नहीं वो लड़की घूमने गई थी, वो कोई बलात्कार नहीं था, ये भी स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन कम से कम